this session, I hope, helps us sort of also address certain best practices, and हम कुछ इससे ऐसा टेक अवे लेके जा पाएं जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो कर पाएं, क्या बोलते हैं, implement. And now I would like to leave the floor to Mr. Anuj Agarwal ji for his session. Before that, I would like to request all members, whoever they have, who all have questions with regards to any specific issue that they are facing or generic issues, I request them to put that question on the chat, as I've already mentioned, addressed to everyone, so that everyone can have a read of the problem or the question asked by a member, and the question when answered by our honorable speaker helps clear doubts of all members, because I feel that a lot of members and a lot of us will have a lot of overlapping questions. This will help us streamline the webinar and have a meaningful and fruitful webinar where we can derive good conclusions and good insights from the expertise and knowledge of our esteemed speaker. Now I leave the floor open to Anuj Agarwal ji to start his session. Dhruv, before that, Mr. M.K. Dugar ji will give welcome address to all the members. Please. First, I thank you, Mr. Dhruv, who has organized this conference in relevant subject and in time. People who are participating, we are very grateful that they spent the time and to join this conference. Thank you. Now over to Mr. Anuj Agarwal, Google ranked #1 public speaker. Anuj ji, please. Thank you very much. Good afternoon, नमस्कार आप सभी को अपना समय इस कार्यक्रम के लिए देने के लिए मेरा धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए भी धन्यवाद। मैं विशेष रूप से श्री M.K. डुगर जी, श्री मिधा जी जो कि एनवी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, और ध्रुव गुप्ता जी जो आज इसके कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा श्री महेश्वरी जो आपके पूर्व अध्यक्ष भी हैं और बहुत ही एक्टिव, ये आपकी पूरी टीम है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग बड़े प्रोएक्टिवली सब्जेक्ट पे बात करते रहते हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, जिससे हमें इस चीज को समझने में मदद मिलेगी कि आखिर हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। ध्रुव जी ने इसके बारे में बताया, मीना जी ने इसके बारे में बताया, बट एकदम लेटेस्ट चीज है। मैं वो स्क्रीन अभी आपसे शेयर करता हूँ। अगर हम और आप इस स्क्रीन को देखें, या बात ना करें आपस में, अगर हम और आप इस स्क्रीन को देखें, ये बिल्कुल लेटेस्ट 16 जुलाई 2020 की एक खबर है जिसमें ये बताया गया है कि मेजर यूएस ट्विटर अकाउंट्स हैड बीन बिटकॉइन। ये बराक ओबामा जी, बिल गेट्स, एलन मस्क जैसी ऐसी बिलियनर हस्तियों के अकाउंट्स को, ट्विटर अकाउंट को हैक करके और वहां से मैसेज भेजे गए कि इट इज टाइम फॉर अस टू गिव यू बैक। अगर आप हमें $1000 भेजेंगे तो हम आपको $2000 भेजेंगे। इस प्रकार के मैसेज उनके अकाउंट से भेजे गए और करीब काफी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और उसमें लाखों रुपए का नुकसान लोगों को हुआ। और सबसे बड़ी बात जो एक सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की नहीं होती है, वो होती है कि एक प्लेटफॉर्म की एक इंटेग्रिटी होती है, एक उसकी रेस्पेक्ट होती है। और अगर वो रेस्पेक्ट या वो इंटेग्रिटी, वो इज्जत अगर कंप्रोमाइज हो जाए तो उस प्लेटफॉर्म की कोई वैल्यू नहीं रहती है, लोग उस पर शक करने लगते हैं। अगर हम स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस देखें तो ये पूरी तरह से ट्रस्ट पर आधारित बिजनेस है। 100% जो आपका काम है वो ट्रस्ट पर आधारित है। आपके और आपके क्लाइंट और आपके एक्सचेंज के बीच एक बहुत हाई लेवल का ट्रस्ट का बिजनेस है। और आपके पास आपके क्लाइंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन में आती है, चाहे वो केवाईसी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो बैंक डिटेल्स हो, चाहे वो उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी में काउंट करी जाती है।
अगर हम एग्जिस्टिंग आईटी लॉ को देखें, आईटी एक्ट 2000 को देखें, या जो हमारा प्रपोज डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, पीडीपी एक्ट, पीडीपी लॉ जिसे जो भी ड्राफ्ट स्टेज पर है, पार्लियामेंट के सामने है, कमेटी में गया हुआ है, तो आपके पास जो भी जानकारी है, आपके यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो सारी की सारी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन में आती है। तो इसलिए आपके बिजनेस में डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक रोल है रेपुटेशन के लिए और फाइनेंशियल लॉस को बचाए रखने के लिए। मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं। वैसे तो मुझे इंट्रोड्यूस जरूर किया है आप लोगों ने। मैं चेयरमैन हूँ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज का एडवाइजर हूँ, डिजिटल सिलेबस रिव्यू कमेटी का, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, होम अफेयर्स और तमाम इंस्टीट्यूशंस में विजिटिंग फैकल्टी हूँ। नोएडा चैप्टर का फाउंडिंग चेयरमैन हूँ कंप्यूटर सोसाइटी का। मैंने एक किताब लिखी है, साइबर क्राइम फर्स्ट रेस्पॉन्डर गाइड, जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है डिजिटल इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल एविडेंस के लिए। इसके अलावा तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ICWA, ICSI, इसके अलावा करीब करीब सभी पुलिस यूनिट्स, स्टेट पुलिस यूनिट्स, EOWs, मुंबई, पुणे, दिल्ली, CBI, NIA, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, टैक्सेशन अथॉरिटीज, सभी को मैं ट्रेन करता हूँ। करीब करीब 6000 लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। इसके अलावा जुडिशरी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को रेगुलरली मैं ट्रेन कर रहा हूँ। 1000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। ये वो किताब है जो हिंदी और इंग्लिश में पहली बार इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने इंट्रोड्यूस किया है, डिजिटल एविडेंस और तमाम चीजों को लेते हुए। ये पहली किताब है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ, इसमें पेज में बाईं तरफ इंग्लिश और दाईं तरफ हिंदी है। ये इसकी यूनिक है। गूगल के बारे में आप जानते हैं, करीब करीब सभी मीडिया चैनल्स मेरे पास रेगुलरली आते हैं, इंक्लूडिंग दी दूरदर्शन एंड दी राज्यसभा टीवी। 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में मैं बोल चुका हूँ। करीब सभी प्रिंट मीडिया में मैं आता रहता हूँ। हाई कोर्ट जजिस के साथ लगातार मेरा इंटरेक्शन बना रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें आखिर साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्या है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि जैसे अभी अभी ट्विटर का हैकिंग हुआ और वहां से जो बड़े बड़े लोग हैं, बिलियनर हैं, नोन हैं, बिल गेट्स हैं, एलन मस्क हैं जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं, उनके अकाउंट हैक हुए और वहां से बिटकॉइन में 1000 के बदले $2000 लेने की बात हुई और उसके बाद पूरा ये स्कैम बन गया। इससे बड़ी बदनामी हुई और ट्विटर को खुद उस ट्वीट को हटाना पड़ा, उन लोगों का अकाउंट रिस्टोर करना पड़ा। बहुत ही ज्यादा मतलब इससे बदनामी हुई इन सारी चीजों की। इसी तरह से अगर हम स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो स्टॉक ब्रोकर्स के लिए ऑब्वियसली ये बहुत ही एक प्रकार का समस्या वाली बात हो जाएगी कि अगर उनके यहाँ किसी प्रकार का भी कोई डेटा ब्रीच होता है, कोई किसी प्रकार से डेटा उनका चोरी हो जाता है, चाहे उनकी जानकारी में है चाहे उनकी जानकारी में नहीं है, दैट इज इमैटेरियल। तो इसी को रोकने के लिए कि ये चीज होती है अगर, तो उससे इंडिविजुअल स्टॉक ब्रोकर की तो बदनामी होगी ही होगी, एक पूरे जो स्टॉक ब्रोकिंग कम्युनिटी है और साथ में जो रेगुलेटर सेबी है उनकी भी कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग आएगी कि किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। तो उस सबको देखते हुए जैसा कि बताया हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, सेबी ने 2018 में एक पूरा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग से जारी किया। बैंक्स वगैरह के लिए उन्होंने पहले से जारी किया हुआ है, लेकिन अब उन्होंने स्टॉक ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी के लिए एक कंबाइंड जारी किया। सवाल यह है कि क्या केवल इज्जत का ही इशू है, क्या केवल रेपुटेशन का इशू है, क्या केवल ट्रस्ट का ही इशू है? तो मुझे लगता है कि हमें इसके थोड़ा आगे जाके
1 मिनट बात करनी चाहिए, इसको पूरा समझना चाहिए कि इस पे आखिर इतना जोर सेबी क्यों दे रहा है, इतना जोर एनमी क्यों दे रहा है। आपकी जो एसोसिएशन है, मैं पहले भी आपके यहाँ, तब तो कोरोना की वजह से हम लोग 1 to 1 मिलते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिल्ली में ही किया था और बहुत अच्छी मीटिंग रही थी और उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए थे और बहुत क्वेश्चनिंग और बहुत बढ़िया रहा था। क्यों? आखिर क्यों? देखिए, उसका एक जो दूसरा कारण है वो ये है कि आज और कल अपराधी कहाँ जाते हैं? अपराधी उस जगह जाते हैं जहां वैल्यू होती है, जहां पैसा होता है, जहां कोई भी ऐसी चीज रखी होती है जिसकी कीमत है। तो अगर कहीं गोल्ड स्टोर्ड है तो वहां क्रिमिनल्स की नजर रहेगी और वो अपराध करने की, उसे चुराने की, लेने की कोशिश करते रहेंगे। इसी तरह से आज जो वैल्यू है वो डेटा में है। सारा बिजनेस ऑनलाइन जा चुका है। स्टॉक एक्सचेंजेस तो आई थिंक दे वर अमंग द फर्स्ट टू बिकम ऑनलाइन। आज से कोई 25 साल पहले ही आपके जो मेजर एक्सचेंजेस थे, एनएससी और उसके पहले एक छोटा एक्सचेंज और होता था, उन लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करी। फिर बीएससी और तमाम रीजनल स्टॉक एक्सचेंज और फिर डिपॉजिटरी भी आई उसी दौर में। तो सारा का सारा ऑनलाइन हो गया। अब आपकी ज्यादातर ट्रेडिंग भी, प्लेटफॉर्म भी ऑनलाइन है, कस्टमर भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के पेमेंट का भी सारा सिस्टम, बैंकिंग सारी ऑनलाइन हो गई। तो सारा का सारा चीज अब डेटा में कन्वर्ट हो गया, फिजिकल तो कुछ है नहीं। अब अगर मेरा और आपका और सभी का बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑनलाइन हो गया, तो अब अपराधियों की नजर कहां रहेगी? आप एक चीज और देखिए, अभी 3 दिन पहले एक खबर आई थी कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट, जो कि ऑलरेडी उन्होंने परचेज की हुई है 2-2.5 साल पहले, उसमें उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया और फ्लिपकार्ट की करंट वैल्यूएशन उन्होंने 24 बिलियन डॉलर मानी है। आप विश्वास कीजिए, फ्लिपकार्ट के पास अपनी कोई एसेट्स नहीं है, फ्लिपकार्ट के पास अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है। सारा का सारा वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। वो तमाम लोगों की शॉप्स को, दुकानों को वहां पर ऑनलाइन लगा रहे हैं, बिकॉज हमारे इंडिया में जो ई कॉमर्स की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक कोई एक सिंगल रिटेलर भी 25% से ज्यादा नहीं कर सकता। एंड दीज आर ओनली प्लेटफॉर्म्स। तो इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू 24 बिलियन डॉलर, जिसके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास यूजर्स का डेटा है, कस्टमर्स का डेटा है, उनकी हैबिट्स। आज आपको अगर एक फोन लॉन्च करना है तो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन से टाई अप करना ही पड़ेगा, वरना कोई खरीदेगा नहीं आपका। आपकी रीच नहीं है, आप लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि किस प्राइस पर बेचना है, कौन सी स्पेसिफिकेशन कहां चलेगी। और जब वो फोन लॉन्च होता है, उसका प्री लॉन्च से पहले ही जब वो कहते हैं कि भाई बुक कर लीजिए, और जब वो लॉन्च होता है तो 2 मिनट 5 मिनट में 50,000 1 लाख फोन यूं ही बिक जाते हैं। तो आज सारा का सारा जब बिजनेस ऑनलाइन है तो वैल्यू सारी डेटा में है। अगर आज फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन 24 बिलियन डॉलर है बिकॉज दे हैव डेटा, तो आज अगर आप अपने बिजनेस को भी देखें तो आपके पास कस्टमर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, केवाईसी है, बैंकिंग है, ट्रांजैक्शन है, उससे उसके पूरे फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है। तो आप आज कस्टमर्स की सबसे वैल्यूएबल चीज को आप होल्ड कर रहे हैं। मुझे तो जहां तक जानकारी है कि आजकल लोग गोल्ड वगैरह भी फिजिकली नहीं खरीदते हैं, वो ब्रोकर्स के थ्रू तमाम जो कमोडिटी एक्सचेंजेस है उसी से खरीदते हैं, और वो ज्यादातर पेपर फॉर्म में ही है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही है, डिपॉजिटरीज में ही है, वो फिजिकली नहीं है। तो बेसिकली यू आर होल्डिंग द वेल्थ ऑफ द कंट्री, यू आर होल्डिंग द वेल्थ ऑफ द पीपल। अगर आपके पास वेल्थ है तो ऑब्वियस है कि जो अपराधी है, जो क्रिमिनल हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपके पीछे पड़ेंगे, आपसे डेटा को अक्वायर करने की, चुराने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, पूरी तरह से साइबर सिक्योर अपने आप को करना पड़ेगा। और उसी कड़ी में सेबी ने आपको एक गाइडेंस नोट दिया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि एक दूसरी समस्या है, हमारे देश में सभी ज्ञानी हैं, सभी होशियार हैं। मैं किसी के ज्ञान के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं खुद ही अल्पज्ञानी हूं। मैं किसी और की क्या बात करूं? अगर मैं अपने आप को ज्ञानी बताऊं तो बिल्कुल गलत होगा। हर कोई सीख रहा है। फील्ड या कोई भी फील्ड आजकल इतनी डायनेमिक है कि कोई भी आदमी 100% तो क्या 50% भी नहीं हो सकता। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ज्ञानी हूं, मैं तो अल्पज्ञानी हूं। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञानी घूम रहे हैं जो आपको, किसी को आके बोलते हैं, अरे आप किसी और से क्यों बात करते हैं, हमें बताइए, हम एक्सपर्ट हैं। एक इंटरनेट पे प्रोफाइल बना ली, उसमें 2-4 बढ़िया रंग बिरंगे फोटो लगा लिए,
और उसके बाद वो जाके ब्रोकर्स को, मित्रों को हमारे बोलते हैं कि साहब हम ऐसा करेंगे, एक ये छोटा सा अमाउंट आप जो भी 5, 10, 15, 20 हजार हमको दे दीजिए और 5 साल के लिए हम आपकी साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ज्यादातर जो ब्रोकर्स हैं वो इतने टेक सेवी नहीं, आई एग्री। खासतौर पे जो मीडियम साइज, स्मॉल साइज फर्म्स होती हैं, वहां पर कोई टेक्नोलॉजी का अपना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं होता, ना उनको जरूरत है इतनी, क्योंकि जो सेबी या स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से सिस्टम आए वो इतने रोबस्ट हैं, इतने बढ़िया चल रहे हैं कि आप एक आउटसाइड एजेंसी की मदद से भी उसको कॉन्ट्रैक्ट देकर भी अपना काम चला सकते हैं। आपको पूरा डिपार्टमेंट बना के खर्चा बढ़ाने की क्या जरूरत है? और वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि साहब हम रिमोट से आपका पूरा मैनेज कर देंगे। भैया तुम रिमोट से मैनेज कर दोगे या रिमोट से और एक दरवाजा खोल दोगे कि पहले तो 10 दरवाजे खुले हुए थे कि कोई क्रिमिनल अंदर आ जाए। अब जो तुम सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम एक दरवाजा और खोल दोगे जिससे कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और वीक हो जाए। वो इन चीजों को नहीं समझते। और साइबर सिक्योरिटी का जो सेबी का फ्रेमवर्क है, उसके अंदर जो करीब करीब 60 बड़े अच्छी तरह से लिखे हुए हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने पूरे डिटेल पॉइंट बताए हैं। आपको उन सबका कंप्लायंस करना है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक एंटीवायरस लगा लिया 10,000 रुपए साल देके या 5,000 रुपए साल देके अपने 10, 15, 20, 25 कंप्यूटर्स में। नो, दैट्स नॉट द केस। वो तो गिवन है कि हर व्यक्ति आज फोन हो, चाहे उसका मोबाइल हो, चाहे उसका पीसी हो, लैपटॉप हो, वो 500 रुपए साल का, 1000 रुपए साल का पर्सनल एंटीवायरस लाइसेंस लेकर ही चलता है। अब कोई वो अनलाइसेंस वाला जमाना नहीं है, कोई नहीं करता है। आई नो इट। अब कोई भी ऐसा नहीं कहता कि सर फ्री वाला हमें एंटीवायरस दीजिए। हर आदमी इस चीज को अप्रिशिएट करता है, यार मैंने अगर 30,000 का लैपटॉप खरीदा है तो मैं 300 रुपए का एंटीवायरस खरीद सकता हूँ। बट दैट इज नॉट व्हाट यू नीड। हम थोड़ा सा अभी इसको लेके 5 मिनट डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है एज ए ब्रोकर, क्या क्या हमें करना है अगर हम वाकई में सेबी को कंप्लाई करना चाहते हैं। और सेबी ने जो कंप्लाइंस आपको दिया है वो आपके इंटरेस्ट में दिया है, आपकी गुडविल को बनाए रखने के लिए दिया है, और आपके ऊपर उस इंपेंडिंग लीगल पेनल्टी को बचाने के लिए दिया हुआ है जो ऑलरेडी आईटी एक्ट में प्रोवाइडेड है। जो हमारे साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो आके किसी को ये भी नहीं बताते कि भैया ये जो पेनाल्टी है वो क्या है, लोगों को पता नहीं है। और ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, मेरे और आपके लिए, और ये एक रिस्क भी है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 43A आईटी एक्ट आप चाहे नोट कर लें और बाद में खुद देखें, मुझे ऐसा लगता है ध्रुव जी ने इसका अच्छा अध्ययन भी किया हुआ है पहले से। वो ये कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी का सेंसिटिव पर्सनल डेटा स्टोर्ड है, रखा हुआ है, और अगर वो वहां से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, चोरी हो जाता है, हैक हो जाता है, व्हाटएवर यू कॉल इट, तो वो पर्सन उस संस्था से 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मांग सकता है। एंड दैट इज विदाउट गोइंग टू कोर्ट। कोर्ट में जाके तो और भी मांग सकता है। सिर्फ उसे अपने स्टेट के आईटी सेक्रेटरी को एक 10 पैसे के कागज पे अपनी कंप्लेंट लिख के देनी है, दैट पर्सन, दैट आईटी सेक्रेटरी इज द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर दिस ऑफेंस, और वो 1 करोड़ रुपए तक का कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकता है। तो अगर आपके 100 क्लाइंट है, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए और आपके पास इस टाइप के कंपनसेशन की ऑर्डर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको शायद कहीं आज लग रहा होगा अरे छोड़ो इतना लंबा चौड़ा कंप्लायंस है यार, ये सेबी वाले या कोई दूसरे लोग तो कंप्लायंस के पीछे पड़े रहते हैं। आज आपको साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन अपने डेटा को बचाने के लिए, प्राइवेसी को बचाने के लिए कंप्लायंस पर ध्यान देना जरूरी है। और ये प्रोविजन आज का बना हुआ नहीं है, ये प्रोविजन सन 2000 से लागू है, लेकिन पहले साइबर सिक्योरिटी को लेके इतने ज्यादा रिस्क नहीं थे, तो ठीक है चल रहा था, इट वाज ऑल गोइंग ऑन। बट आज जब ट्विटर जैसी महान बड़ी कंपनी जिसके पास ऑब्वियसली सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इंतजाम होगा, उनके पास बहुत बड़ा सेटअप है, और उसमें भी उनके वीवीआईपी कस्टमर्स बिल गेट्स और एलन मस्क, उनका अकाउंट अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आज तक किसी साइबर क्रिमिनल ने आपको टारगेट नहीं किया। बट ये जो भाग्य का खेल है ये किसी भी दिन आपको धोखा दे सकता है। अगर मैं और आप, मैं खुद अपने आप को अगर ये समझ रहे हैं कि हमारे को कोई नहीं करेगा, तो ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी भूल है, गलती है। हमारे अपने इंटरेस्ट में है कि हम स्वयं
सेबी का वेट ना करते हुए कि वो कोई प्यूनिटिव एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो दोबारा सर्कुलर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, वो हम पे पेनाल्टी डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, हम अपने बिजनेस के अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट में इसको करें। क्योंकि अगर आपके यहाँ से डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है और अगर इस प्रकार की कंपनसेशन की बात आपके सामने आती है तो दैट कॉस्ट वुड बी मच मच हायर देन व्हाट यू विल बी पेइंग और स्पेंडिंग टू make yourself safe, and that safety obviously has a marketing for you also। अगर आप अपने prospective clients को current clients को कहते हैं कि साहब देखिए हम पूरी तरह से सेबी साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस हैं, और जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं एमएनसीज हैं वो तो बिल्कुल इस पे स्ट्रेस डालते हैं कि इसके बिना तो हम आपसे काम ही नहीं करेंगे, तो आपकी तो मार्केटिंग होगी, आपके लिए तो ये बढ़िया ही साबित होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप इस पे कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो आपका कॉस्ट है, आप उसे अपॉर्चुनिटी बनाइए, आप उसे बिजनेस की तरह यूज कीजिए। और अगर हम इसी सेक्शन को आगे थोड़ा सा देखते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है, सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट में, जिसमें 3 साल की सजा है। सारे के सारे ऑफेंस आईटी एक्ट में कॉग्निजेबल है, एफआईआर लिखी जाएगी, तुरंत अरेस्ट हो जाएगी, बेल होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेल नहीं होगी, 5 लाख का जुर्माना भी है, लेकिन कितनी बदनामी होगी, कितना कष्ट होगा। तो ऐसी चीजों की तरफ तो हमें ध्यान देने ही नहीं चाहिए कि कल को हमारे सामने ऐसी कोई कंडीशन आए। हमें तो अपने बिजनेस के इंटरेस्ट में इस पूरी चीज को कंप्लायंस करना ही करना चाहिए, स्वेच्छा से करना चाहिए। अब जो कि सेबी ने उसका एक फ्रेमवर्क दे दिया है तो बहुत अच्छा ये हो गया कि पहले अगर हम इसको कंप्लाई करते तो हमें कहीं ना कहीं ये डाउट रहता कि यार हमने पता नहीं अच्छे से किया है या नहीं किया है, हमारा एक्सपर्ट कितना जानकार है नहीं है। अब तो सेबी ने हमें वो 60 के 60 पॉइंट पूरे बता दिए हैं कि आप अपने एक्सपर्ट से कहिए कि भैया अगर ये 60 पॉइंट कंप्लाइंट है तो हम कंप्लाइंट मानेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को, अब जैसे आप बैंक तो नहीं है, अगर हम बैंक का साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस फ्रेमवर्क देखें तो वो आपसे कई सौ गुना रिजिड है, बट देन दे आर ए वेरी बिग एंटिटी। ऑब्वियसली बैंक्स 1000 करोड़ 5000 करोड़ 50,000 करोड़ की एसेट्स को मेंटेन कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, ब्रांच नेटवर्क है, फिर उनके पास तरह तरह के कस्टमर्स हैं, हर तरह की कंडीशन में वो काम करते हैं। ब्रोकर्स का यूजुअली कुछ बड़े ब्रोकर्स भी हैं, आई फुली एग्री एंड अप्रिशिएट कि उनका बहुत बड़ा सेटअप है, बट जो टिपिकल मिड साइज ब्रोकर्स हैं उनका सेटअप इतना बड़ा नहीं है, तो उनके लिए एक रीजनेबल हल्का कंप्लायंस दिया है। बट वो मैंने जब उस कंप्लायंस फ्रेमवर्क को देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा उन्होंने जो है बैलेंसिंग चीज रखी है कि बिल्कुल मिनिमम भी करने का फायदा नहीं है कि उसका फायदा ही ना हो, अगर वो ब्रेक ही हो गया तो फायदा क्या, लेकिन बहुत ज्यादा बर्डन डालने का भी फायदा नहीं है। आपको किसी भी बिजनेस के रेशियो में ही उसका कंप्लायंस और फ्रेमवर्क रखना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को ओवर बर्डन करेंगे तो ऑब्वियसली लोग कंप्लाई नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ठीक नहीं। तो हम अब उस कंप्लायंस फ्रेमवर्क की तरफ ब्रीफली आएंगे, और मैं आप सभी लोगों से ये चाहूंगा कि जब हम लोग ये बात कर लेंगे तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो चैट में डालें और ऑर्गेनाइजर्स को भी भेजें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर करके अपनी बात को समझें। एक दो मैं साइबर क्राइम का उदाहरण, जैसे एक तो मैंने आपको अभी हैकिंग का दिया, एक दो और भी उदाहरण दूंगा, और उसके बाद अपने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे क्विकली बात करते हुए फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे, क्योंकि समय की थोड़ी लिमिटेशन है। बोलने को तो इस मामले में हम कितना भी बोलते चले जाए वो कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि निर्धारित समय से पहले ही इसको कंप्लीट कर दें। तो हम लोग क्या करते चले आ रहे हैं, 5-6 हजार पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को ट्रेन कर दिया, कुछ 1000 जजेस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, फिर सारे कॉर्पोरेट ग्रुप्स के लिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए जीडीपीआर एंड प्राइवेसी कंप्लायंस कंसल्टेंसी कर रहे हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पे तमाम इन्वेस्टिगेशंस जो जरूरत होती है समय पे लोगों की करते हैं। बोर्ड रूम एंड डेटा थेफ्ट, अगर पीछे हम देखें जो शिखा रॉय जो कि एक्सिस बैंक की सीईओ थी, उस समय बोर्ड रूम से डेटा लीक हो गया था, चूंकि वो लिस्टेड कंपनी है, और जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते ही हैं कि बोर्ड मीटिंग 3:30 बजे या जो भी ट्रेडिंग टाइम है उसके बाद ही उसको रिजल्ट आउट करने होते हैं, बट रिजल्ट पहले ही किसी तरह से उनके यहाँ बोर्ड रूम में डेटा लीक हो गया तो उनको हटना पड़ा। और ऐसे कई भी मामले हो चुके हैं। उस मामले में 11 जगह सेबी ने पहली बार रेड करी, पावर की सेब तो सेबी के पास पहले से थी, बट वो पर्टिकुलर ऐसा एक डेटा थेफ्ट का मामला था जिसके बाद 11 जगह सेबी ने रेड करी, तो एक वो ट्रेंड सा बन गया, उनके हाथ खुल गए। उसके पहले कभी सेबी ने रेड नहीं करी थी, इस पावर का कभी यूज नहीं किया था।
हम लोग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सिक्योरिटी ऑडिट एंड आईटी पॉलिसी करते हैं, डिजिटल एविडेंस एनालिसिस करते हैं, डेटा रिकवरी, किसी तरह के कंप्यूटर मोबाइल में आपका कोई डेटा लूज कर जाता है तो उसको हम पूरा रिकवर करते हैं, मोबाइल हो चाहे आईफोन हो, किसी भी तरह का मीडिया हो। सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, इंश्योरेंस के भी अभी काफी चल रहा है, साइबर इंश्योरेंस पे भी काम कर रहे हैं, कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज के हम इन्वेस्टिगेटर हैं और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। ये हमारी डिटेल्स हैं, सभी के पास हमारा नंबर है। वैसे तो आजकल सबसे बढ़िया किसी को ढूंढना है तो आप गूगल पे जाइए, अगर वो व्यक्ति भागा भागा नहीं फिर रहा है, लोगों से, इंटरपोल से डर नहीं रहा है, तो अपनी सारी जानकारी गूगल पे रखेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी से संपर्क साधने में। अब देखिए, साइबर अटैक का मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा कि किस किस तरीके से हो रहा है, समय की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए। एक तो रैंसमवेयर की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ना सिर्फ कंपनीज पे, इंडिविजुअल कंप्यूटर पे भी रैंसमवेयर आ जा रहा है। रैंसमवेयर में क्या होता है कि आपकी जो जानकारी है वो एन्क्रिप्ट हो जाती है आप ही के कंप्यूटर में, तो आप अपनी जानकारी एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और जब तक बिटकॉइन वगैरह में क्रिमिनल को रैंसम पेमेंट नहीं करते हैं, वो आपका डेटा यूजलेस हो जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, हमारे कोई क्लाइंट हैं, उनके 240 में से 60 सर्वर रैंसमवेयर से एन्क्रिप्ट होगा, डिस्पाइट हैविंग some kind of a security, they are having firewall वगैरह सब लगा रखी थी, लेकिन वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क नहीं फॉलो कर रहे थे, उस पे वो थोड़ी कोताही कर रहे थे। उनको लगता था कि हमने एक फायरवॉल लगा ली है जो कि बहुत मॉडर्न है, बहुत महंगी वाली है, और उनके जो आईटी के लोग थे, कोई एक दो उनके कंसल्टेंट, उन्होंने समझा दिया कि जी ये तो बहुत मॉडर्न है और इसमें एंटी रैंसमवेयर भी है, वो सब कुछ काम नहीं किया, क्योंकि जो सिक्योरिटी है उसमें कोई भी ब्रीच हो सकती है। हमने इसको सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो रामायण की तरफ जब जाएं, पंचवटी में जब लक्ष्मण जी भगवान राम की सहायता के लिए मारीच को मारने के मामले में गए, तो उन्होंने सीता जी से कहा कि ये एक लक्ष्मण रेखा मैंने खींची है, आप इससे बाहर नहीं निकलना, इससे इसके अंदर कोई नहीं आएगा। इतनी बढ़िया सिक्योरिटी, इतनी बढ़िया फायरवॉल आज तक किसी ने नहीं लगाई कि अगर इसके अंदर, रेखा के अंदर कोई भी घुसेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। रावण ने प्रयास किया और वो समझ गया कि ये फायरवॉल को पार करना संभव नहीं है, तो उन्होंने मां सीता को किसी ना किसी प्रकार से बाहर आने के लिए मजबूर किया, प्रेरित किया, जो भी समझिए, और हमारी सारी सिक्योरिटी उस समय की ध्वस्त हो गई। क्यों? क्योंकि जो हमारा यूजर था, जो हमारा प्रोटेक्टी था, वो खुद ही उस घेरे को तोड़कर बाहर आ गया। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन टूल, इट इज डिपेंडेंट ऑन एन एंटायर फ्रेमवर्क, जिसमें जो आपके यूजर हैं, छोटे से छोटा जो आपका पियोन भी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, आपका जो टर्मिनल ऑपरेटर है, अकाउंटेंट है, कोई भी है, वो सारे के सारे इक्वल पार्टिसिपेंट है। सिर्फ ये नहीं है कि एमडी साहब ने अगर बहुत अच्छे से अपने पैसे खर्च करके और बड़े बड़े टूल लगवा दिए रंग बिरंगे ब्रांडेड तो वो सिक्योर हो गए। नो, you will have to treat everybody equally vulnerable और strong। सबसे कमजोर कड़ी उन तीनों में सीता जी थी, उन्हीं की सुरक्षा के लिए वो फायरवॉल बनाई थी, लेकिन उन्होंने खुद ही उसको ब्रीच कर दिया, और उसके बाद वो सारी इतना जबरदस्त इंतजाम जो करा गया था वो काम में नहीं आया। वुमेन एम्प्लॉय हैरेसमेंट है, इसके अंदर आपको 5 साल की सजा भी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी की कंपनी में अगर कोई वुमेन एम्प्लॉय को हैरेस कर रहा है ईमेल या मैसेंजर के थ्रू किसी तरह से, तो ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें सेक्शन 85 आईटी एक्ट में डायरेक्टर्स एंड ऑल अदर केएमपी, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी आर इक्वली लायबल, उनमें से किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है अगर ऐसा कोई मामला होता है। वायरलेस पासवर्ड ब्रीच है, वेबसाइट डिफेसमेंट है, आप सभी लोग जानते होंगे। एक आजकल डार्क वेब का बहुत मामला चल रहा है। ये एक स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए सारे पासवर्ड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम पासवर्ड अपने क्या करते हैं, ब्राउजर में ही सेव कर लेते हैं, क्रोम में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। बहुत आसान है हैक करना आजकल, एक्चुअली मुश्किल नहीं है। डिजिटल लैक ऑफ अवेयरनेस है, एम्प्लॉय के इनसाइडर फ्रॉड है, आईपी थेफ्ट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं साइबर अपराध के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। चीजें तो बहुत सारी हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, और इसके अलावा रिवर्स पॉर्न है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और उसके नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। मतलब मैं तो इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से हूँ, लेकिन तब भी ताज्जुब मानता हूँ कि जो अपराधी हैं वो कितने ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं और नए नए तरीके निकालते चले जा रहे हैं।
ये एक अभी एक जोक भी मेरे पास आया था न्यूयॉर्कर की तरफ से कि एक मीटिंग हो रही है जो सिंडिकेट होते हैं कि फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी रीजंस वी विल बी ट्रांजिशनिंग टू साइबर क्राइम। जो हमारे क्राइम सिंडिकेट्स हैं वो भी अब कह रहे हैं कि भाई साइबर क्राइम में सब लोगों को काम करना है, क्योंकि ये घर बैठे बैठे हो जाता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, एसी कमरे में कंप्यूटर लगा लीजिए और साइबर क्राइम करिए। फिजिकली मार्केट में जाके मारामारी करने से बड़ा तकलीफ होती है, नुकसान होता है और उतना फायदा भी नहीं होता है। तो ऐसा समय आजकल आ गया है कि सारा जोर जो है साइबर क्राइम की तरफ लोगों का हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है, जो कि आज हमारे जो ब्रोकर्स हैं, जो हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, उनके लिए स्पेसिफिक अगर हम आए, आप सभी लोगों के पास ये एक्सेल शीट आई होगी, और अगर नहीं आई है तो मुझे बता दें, मैं एनमी के माध्यम से या किसी को डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं भिजवा दूंगा। आई एम श्योर एवरीबॉडी मस्ट बी हैविंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो देखिए, अगर उनका हम पहले शेयर कर सकते हैं तो अभी भी शेयर कर सकते हैं प्लेटफॉर्म। मैं भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर सर। और ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सभी को होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और इसको देख के आपको खुद भी आप देख सकते हैं कि जो जो आपको काम करने हैं, वो जिनसे भी आप मदद ले रहे हैं, या जो भी आप अगर इंटरनल कर रहे हैं, या आपके कोई कंसल्टेंट है, वो आपको पूरा काम करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या आपको कोई शॉर्टकट मार रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी में कई प्रपोजल्स आए हैं, कई लोगों ने मेरे से शेयर किए हैं, तो मैंने देखा कि वो इस पूरे 58 या 60 पॉइंट का जो है, उसमें से 1 या 2 मिनिमल पॉइंट्स टेक्निकल वो शेयर पूरे कर रहे हैं। और कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख मांग रहा है ना। सो आई थिंक ऑल मैनेजमेंट पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि उनको क्या करना चाहिए। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सही नहीं किया है, बल्कि इसलिए कि अगर हम ये नहीं करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्पाइट यू हैविंग द टूल्स, जो कि हमारी लक्ष्मण रेखा थी, जिसको कि सभी लोग आज भी इस बात को मानेंगे कि लक्ष्मण जी के द्वारा जो सुरक्षा का घेरा बनाया गया था, उसको तोड़ना रावण के लिए संभव नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली वो सीधा अंदर जाता और अपनी कार्रवाई करता, लेकिन वो कर नहीं पाया, क्योंकि वो भी समझ गया था कि ये जो घेरा है उसको नहीं तोड़ सकते, जो फायरवॉल है उसको तोड़ नहीं सकते। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि भाई जो साइबर अटैक्स हैं, जो थ्रेट्स हैं, दे अटेम्प्ट टू कॉम्प्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये 3 चीजें क्रक्स हैं आपके बिजनेस का, कि पूरी चीज कॉन्फिडेंशियल रहे, पूरी चीज में ईमानदारी रहे। अब कॉन्फिडेंशियलिटी और ईमानदारी में, इंटेग्रिटी में क्या फर्क है? इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने एक पर्टिकुलर डेट टाइम पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर आपसे 1000 शेयर का कोई सेल परचेज किया है, तो इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो कि उसके टाइम स्टैम्प 1 सेकंड आगे पीछे हो जाए, ऐसा नहीं हो कि उसके प्राइस में कोई 1 या 2 पैसे का भी फर्क पड़ जाए। सो दैट इज व्हाट इंटेग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी तो हमने पहले डिटेल में बात कर ली कि भाई जो भी कुछ है आपके पास, जो जानकारी है वो पूरी तरह से गोपनीय रहनी चाहिए, वो किसी भी हालत में एक की जानकारी दूसरे को शेयर नहीं होनी। ये तो इस बिजनेस का बिल्कुल बेसिक है। और इसके अलावा अवेलेबिलिटी, कि आपका जो बिजनेस है ऐसा नहीं हो जाए कि साइबर अटैक की वजह से बिजनेस 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, दिन 2-4 दिन ना चले। सो दैट इज अगेन, क्योंकि अगर कोई आपका इन्वेस्टर है, कोई आपका क्लाइंट है, वो किसी मोमेंट पे कोई अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहता है, उसको रेट बढ़ गया या घट गया, जो भी उसका कैलकुलेशन है, और उस समय आपका टर्मिनल नहीं चल रहा है, अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द साइबर प्रॉब्लम, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, और आपके लिए फेस लॉस है, आपके लिए एक रेपुटेशन लॉस है। इन्होंने ये जो पूरा कॉन्सेप्ट दिया है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हुए अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, तब आप जाके अपने आप को पूरी तरह से साइबर कंप्लायंस या सिक्योर मानेंगे। अब आप इसमें देख लीजिए कि उन्होंने पहला पॉइंट गवर्नेंस, ऑब्वियसली इट इज मोस्ट क्रिटिकल, कि अगर मैनेजमेंट खुद ही इन्वॉल्व नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर वो पॉलिसी नहीं बना रहा है टॉप लेवल से, तो नीचे वालों से ये तो उम्मीद करना ही बेकार है कि वो उसको फॉलो करेंगे। सिर्फ कोई भी आप एक टूल लगा के बैठ जाइए, चाहे वो एंटीवायरस है, चाहे वो फायरवॉल है, या वो किसी भी एंटी रैंसमवेयर है, वगैरह वगैरह रंग बिरंगे नाम होते हैं, सुंदर सुंदर जो वेंडर्स देते हैं, बट इफेक्टिवली वो कुछ कामयाब नहीं होगा, क्योंकि लोग शॉर्टकट निकालेंगे, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। हर चीज को, टूल को वो क्या करेंगे, समय समय पर
हटाते रहेंगे, उसमें से बाईपास निकालते रहेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पॉलिसी को उसने बनाया हुआ है, जैसा कि इन्होंने दिया है, बोर्ड से, पार्टनर्स ने, प्रोपराइटर ने अप्रूव किया है, और हर 6 महीने टेक्नोलॉजी कमेटी में, हर क्वार्टर टेक्नोलॉजी कमेटी बना के उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो फॉलो होगा। नीचे तक एक मैसेज जाएगा कि दैट द ओनर और द बोर्ड इज डेफिनेटली सीरियस, ये उनका मैंडेट है और आपको भी करना चाहिए। उसके बाद शुरुआत होती है आइडेंटिफिकेशन से कि आपके लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, चाहे वो सॉफ्ट प्रॉपर्टी है या हार्ड प्रॉपर्टी है, जिसको आपने सिक्योर करना है। फिर आपने किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना है। नंबर 1, एक्सेस कंट्रोल, कम से कम लोगों तक और जिसको जितनी जरूरत है सिर्फ उसको उतनी ही इंफॉर्मेशन की आपको एक्सेस देनी है। फिजिकल सिक्योरिटी रखनी है कि जो आपके सिस्टम से सर्वर एरिया है वहां अननेसेसरी कोई भी ना जाए। फिर है नेटवर्क सिक्योरिटी, चूंकि सारा का सारा ऑनलाइन है, नेटवर्क है, तो फिजिकल सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्रिमिनल के लिए। वो नेटवर्क के माध्यम से कहीं भी बैठ के कोई भी दूसरे सिस्टम में एंट्री कर सकता है, हैकिंग कर सकता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया उन्होंने बताया कि नेटवर्क सिक्योरिटी का आपको पूरा मैनेजमेंट देखना होगा। थर्ड ऑब्वियसली दी डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि फिजिकल सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इन दोनों को ब्रीच करता है तो वो कोई ऐसा अरेंजमेंट आपको करना चाहिए जिससे कम से कम आपका डेटा सिक्योर रहे। एक तो डेटा आपका हैक नहीं हो और दूसरा एनक्रिप्शन ना हो जाए जो रैंसमवेयर वगैरह में होता है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप काम नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, और आपका खर्चा चाहे उसे रिकवर करने में, चाहे वो रैंसम पेमेंट करने में आपको करना पड़ेगा, विच इज ऑब्वियसली नेवर रिक्वायर्ड। और आज की कोविड के टाइम में तो वैसे भी बिजनेसेस आर रियली हार्ड प्रेस फॉर द बिजनेस प्रॉफिट रेवेन्यू, हर चीज। तो उसमें कोई ऐसी चीज हो जाए कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कोई रैंसम की डिमांड आ जाए, या आपका सिस्टम रेस्टोर करना पड़ जाए और उसमें आपका बड़ा खर्चा हो जाए, या आपका इंपॉर्टेंट डेटा ही लूज कर जाए कि किससे कितने लेने हैं, कस्टमर्स के क्या रिसीवेबल है वो सारे आपके चले जाए, या कस्टमर का कितना स्टॉक की डिटेल है वो चली जाए, तो वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर आपको अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हार्डनिंग की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और सेबी ने जो आपके यहाँ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जैसे शिल्पी है या कोई भी है, उसको भी ये बोला है, उन वेंडर्स को ये बोला है और आपको भी ये बोला है कि उनको भी अपने आप को सर्टिफाई कराना जरूरी है, क्योंकि अगर उनका सॉफ्टवेयर वीक है तो आपके इंश्योर करने के बावजूद भी वो वल्नरेबल रहेगा, रिस्की रहेगा। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, क्योंकि बट आप भी दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट हो। सारी सॉफ्टवेयर तो आप बनाते नहीं हो अपने आप। You are obviously not making all softwares in-house. You are obviously buying certain softwares from outside. तो उस केस में उन्होंने उनको भी मैंडेट दिया है, और आप लोग जब उनको कहेंगे कि भाई हमारे मैंडेट में ये चीज आ रही है, तो फिर वो भी एक्टिव होंगे कि हम जो है सॉफ्टवेयर अपना सर्टिफाई कराएं, मजबूत करें, जो भी उसमें रिस्क एरियाज हैं इसको करें। फिर आपके यहाँ जो पेरिफेरल सॉफ्टवेयर हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज है, उसको लगातार सिक्योरिटी पैचेज आते रहते हैं। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता है, मैं एनमी को भी अपनी मेलिंग लिस्ट में इंक्लूड करूंगा। अब हम लोग वीकली एडवाइजरी, इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। जितने भी यूजेबल सॉफ्टवेयर हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो अभी कई वल्नरेबिलिटीज उनकी रिपोर्ट हुई है, तो वो हम आपको भी इंफॉर्म करते रहेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने मेंबर्स को टाइम टू टाइम वो एडवाइजरीज फॉरवर्ड कर दें, ताकि कोई भी जो वल्नरेबिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे एक्रोबेट के माध्यम से भी आती है, माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से आती है, वो हम समय समय पर डेटाबेसेस में आती है, एमएस एसक्यूएल में आ जाती है, वो अपना पैच करना जरूरी, टोटली फ्री होता है वो। बट अगर आपको पता नहीं है और आपने उसको वो जो पैच आया है, जो उनकी तरफ से एडिशनल सॉफ्टवेयर आया है, अगर वो आपने डाउनलोड करके नहीं चलाया, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। साइबर जो हैकर्स हैं उनको सीधा सीधा, जिसको हम लोग बोलते हैं, बैकडोर मिल जाएगा और वो आपके सीधे सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। अब एक एरिया जो ज्यादातर लोगों को शायद ध्यान में नहीं है, उसका मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, जो इन्होंने बड़े अच्छी तरह से मेंशन किया है पॉइंट 39 में, डिस्पोजल ऑफ डेटा सिस्टम्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अभी क्या होता है, आपके कुछ कंप्यूटर पुराने हो जाते हैं, कई बार खराब हो जाते हैं, आप उन्हें बेच देते हैं,
लेकिन उसमें जो हार्ड डिस्क होती है या तो आप उसको डिलीट नहीं करते, आपके जो पेन ड्राइव होती हैं उसको आप डिलीट नहीं करते, और डिलीट करने के बावजूद भी डेटा रिकवर हो जाता है बड़े इजीली। तो आप जब उसको डिस्पोजल करते हैं तो फॉरेंसिकली क्लीन करना है आपको, जैसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं हम उनको करके देते हैं ये चीज, और उनको ये गारंटी होती है कि अब इसमें से कोई भी दम कितना लगा ले डेटा रिट्रीव नहीं होगा आपका। तो ये पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है, आप सभी लोगों को इसको फॉलो करना है। तो जब साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आप पूरा फॉलो करेंगे तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी, और जो आपको गाइड कर रहे हैं कंसल्टेंट आपके, वो ये इंश्योर करेंगे कि आप इन सब की चीजों के बारे में जानो, क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग करेंगे। इसमें ट्रेनिंग पहला पॉइंट होता है जब भी ये कंप्लायंस की बात शुरू होती है, और फिर वो बाद में आपको गाइड करते रहेंगे जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी आपको। तो इसमें आप देखिए क्रिप्टो श्रेडिंग की बात करिए, डिगास करने की, या फिजिकल डिस्ट्रक्शन की बात भी करिए, तो ये सारी चीजें नीड बेस्ड हैं, बट आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको अपने यहाँ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, कि अगर कोई अपराधी है, क्रिमिनल है, वो आपके यहाँ जब अटैक करेगा तो उसकी कैसे वो काम करेगा। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, वो आपकी परमिशन से एक बार आपके सिस्टम को सैटरडे संडे में, जिस दिन वर्किंग में नहीं है, वो ऐसे ट्राई करते हैं जैसे कोई हैकर ट्राई कर रहा है। तब फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपके यहाँ कितनी वीकनेस है। अगर कोई हैकर ट्राई करेगा तो कितनी आसानी से या मुश्किल से अंदर घुसेगा, और फिर उसका पूरा पैच वर्क किया जाता है ताकि कभी कोई एक्चुअल हैकर तो उसको एंट्री ना मिले। फिर ऑब्वियसली मॉनिटरिंग, जो मैंने प्रपोजल देखे हैं अभी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के नाम पर ब्रोकर्स को जो भेजे जा रहे हैं, वो सिर्फ इतना सा पार्ट करते हैं। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई हम मॉनिटरिंग कर देंगे रिमोट से बैठ के आपकी कोई भी XYZ अमाउंट लेके, और हम आपको बताते रहेंगे कि कोई आपके यहाँ अटैक हो रहा है नहीं हो रहा है। ये जो टोटल पॉइंट्स में से सिर्फ इतने एक पॉइंट के ऊपर वो बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। और रिमोट मॉनिटरिंग की जो वो बात कर रहे हैं, वो उनका सिस्टम खुद कितना रिलायबल है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिमोट मॉनिटरिंग के नाम पर वो आपका डेटा को रिस्की बना रहे हैं, और कहीं उन्हीं के यहाँ कोई आदमी अगर थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, रिस्क कर गया, तो ऐसा ना हो कि आपका डेटा उल्टा वहां चला जाए। तो ये एक जो पॉइंट है, इसको बार बार सो कॉल्ड साइबर एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ब्रोकर्स को मैं देख रहा हूँ बोल रहे हैं, बट ये बहुत ध्यान से करने वाली चीज है, और इसमें हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। इसमें अगर आप देखो तो कहीं पर भी सेबी ने इस तरह की चीज को अलाउ नहीं किया है, जो वो प्रपोज कर रहे हैं कि हम इसको रिमोट से करें। सेबी में कहीं पर रिमोट का इन्होंने एक्चुअली मेंशन नहीं किया है। इन्होंने जो मॉनिटरिंग की बात की है, वो मॉनिटरिंग की बात की है लोकली। वो सेबी भी शायद कहीं ना कहीं बाहर से एक बैकडोर को ओपन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो पहले वो तो जितने दरवाजे खुले हुए हैं जिसका कि क्रिमिनल यूज कर सकते हैं, सेबी तो उसको ब्लॉक करना चाहता है, उसको बंद करना चाहता है, या वहां पहरा बिठाना चाहता है। अब एक नया दरवाजा खोलने से फिर एक नया पहरा बिठाओ, और एक वो रिस्क नया खड़ा हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों के केस में बहुत सारी कंपनीज में रिमोट मॉनिटरिंग ठीक है, लेकिन यहाँ पे काफी सावधानी से करने की बात है, और ये अपने आप में एक बहुत ही खर्चे वाला और बहुत ही हाईटेक काम है। तो इसको जो लोअर टैक्स है, या जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है जो फ्री में अवेलेबल होती है, सस्ती वाली है, वो खुद ही वल्नरेबल टेक्नोलॉजी है, तो उसका इस्तेमाल मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। और ब्रोकर्स के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको रिमोटली मॉनिटर करें, लोकली मॉनिटर करें तो ज्यादा अच्छा होता है। वहां से जो भी उसके लॉग्स हैं, वो अगर उनके कंसल्टेंट के पास जाते हैं, थ्रेट एनालिस्ट के पास जाते हैं, थ्रेट इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो वो एक अच्छी मैकेनिज्म है। डायरेक्ट वहां से एंट्री लेके अगर वो करते हैं तो फिर रिस्क रहता है। फिर उन्होंने रेस्पॉन्स और रिकवरी के लिए कहा है कि अगर फिर भी खुदा ना खास्ता कोई आप पे अटैक आ जाता है, तो कैसे आपने उसको रेस्पॉन्ड करना है, सेबी को इन्फॉर्म करना है, कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना है, और अपने आप को कैसे रिकवर करना है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, ताकि आपका बिजनेस रुक ना जाए। उसके लिए आपको क्या बैकअप अरेंजमेंट करनी चाहिए, सारी चीज उन्होंने इसमें बताते हुए आए हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे करनी है ताकि ब्रीच ना हो, गलत लोगों को इंफॉर्मेशन ना चली जाए। ईमेल से जब आप भेजते हैं या मंगवाते हैं तो कई बार गलती से ईमेल दूसरे लोगों को चली जाती है, उसको कैसे रोके। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ट्रेनिंग पे उन्होंने पूरा फोकस किया है कि इस पूरे प्रोग्राम की सफलता तभी होगी जब आपके सारे लोग ट्रेन हो, समझ रहे हो, पूरी तरह से आप उन्हें साथ लेके चलें। किसी को आप अगर छोड़ते हैं
चाहे वो किसी भी लेवल का एम्प्लॉय है, अगर आप उसको छोड़ते हैं, उसकी एक छोटी सी गलती से पूरा प्रोसेस कंप्रोमाइज हो सकता है। वेंडर आपके जो भी आउटसाइडर हैं, जो भी कोई आपका मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो हार्डवेयर दे रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं या पिज्जा डिलीवरी भी कर रहे हैं, उनका भी आपको ध्यान अपने प्रोसेस में रखना है। पीरियोडिक ऑडिट की उन्होंने बात की है, साल में 1 बार 2 बार, आप 4 बार भी अपना करें, 1 से 2 बार उन्होंने जो कैटेगरीज हैं उसको डिफाइन किया। जब आप ये पूरा प्रोसेस जो उन्होंने बताया, जो कि ऐसा नहीं है, देखने में लंबा लगता है, लेकिन अगर हम उसको ठीक से करें तो ऐसा नहीं है एक बार प्रोसेस बन जाए फिर तो ये कंपैरेटिव, लेकिन ये आपको इंश्योर करेगा आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, आपकी थॉट प्रोसेस। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है, और वो जो एक सस्ते वाले फ्री वाले जो फ्रेमवर्क लोग प्रोवाइड करने की आपसे बार बार बात करें, मैं उससे जरूर आपको सावधान करना चाहूंगा कि आप उस चीज को खुद समझें, आप उनसे सवाल पूछें, आप उनसे ये पूछें कि उनका कितना एक्सपीरियंस है, आप उनसे ये पूछें कि भैया अगर हमारे यहाँ कुछ हो गया तो रिकवरी के लिए आपके पास फॉरेंसिक लैब है, आप हमारी चीजें कैसे रिकवर करोगे, आपके पास कुछ है रिमोट में, आप बॉम्बे में बैठे हुए आप दिल्ली में कैसे करोगे, आप बताओ आपके पास क्या अरेंजमेंट है, किस टाइप की टेक्निकल एक्सपर्टीज है, आप लॉ एनफोर्समेंट को कितना समझते हो, आपको कानून की क्या जानकारी है। और जब तक हम ये सारे क्वेश्चन लोगों से नहीं पूछें, किसी को एंगेज करना सिर्फ इसलिए कि वो सस्ता है या वो किसी मेरे मित्र ने मुझे उसको रेफर किया है, या चलो एक टाइम पास के लिए हमें एक सिविक कंप्लायंस का कुछ बनाना है तो वो हम करके उनको क्वार्टरली रिपोर्टिंग शुरू कर दें कि भाई चलो ये हमारा झाड़ टल गया, बवाल टल गया। एक 50 कंप्लायंस उन्होंने कर रखी है। आई नो कि जो ब्रोकर कम्युनिटी है, जो डिपॉजिटरी कम्युनिटी है, उनके ऊपर कंप्लायंस का काफी बोझा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बार मैं एक मीटिंग में था, वहां पर ऐसी कोई बात आई, किसी ने उठाई कि साहब बड़ा कंप्लायंस है, तो एक वाकपटु पत्रकार ने ये कहा कि भाई देखिए टेलीकॉम हो गया और बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इसके ऊपर लोगों की जिंदगी का दारोमदार है। तो इसीलिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको रेगुलेट करे, ताकि पहले कई बार फ्रॉड हो जाते हैं इतने रेगुलेशन के बावजूद भी, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई वो इसको रेगुलेट करे, लोगों को अवेयर करे, वरना लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करेंगे ही नहीं। जब पीछे ई कॉमर्स में काफी फ्रॉड हो रहे थे तो मैंने बार बार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, टॉप ऑफिसर्स को कहा कि आप अपने आप को एक्टिवेट करिए, और मैंने ई कॉमर्स कंपनीज की तरफ से फंडिंग अवेलेबल कराई पुलिस डिपार्टमेंट्स को कि ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने ई कॉमर्स कंपनी से कहा कि अगर लोगों का ट्रस्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हट गया तो पुलिस डिपार्टमेंट का तो एक इमेज का खाली नुकसान होगा कि लोग उनको इनएफिशिएंट मानेंगे, वो शायद कहीं ना कहीं अभी भी इमेज बनी रहती है, लेकिन लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करना बंद कर देंगे, आपका तो पूरा बिजनेस ही खराब हो जाएगा। तो आप लोग उनको सपोर्ट करिए, सरकार अपना जो भी कर रही है नहीं कर रही है, उनकी अपनी सोच है, अपनी रफ्तार है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। तो काफी ई कॉमर्स कंपनीज आगे आए और उन्होंने एक फंडिंग पूल बनाया, और उस फंडिंग पूल को यूज करते हुए हमने काफी सारी ट्रेनिंग्स लॉ एनफोर्समेंट में ऑर्गेनाइज करी, उसमें ई कॉमर्स के लोगों को भी ले गए, उनको बताया कि भाई दोनों का इंटरेक्शन कराया कि किस तरह से ई कॉमर्स कंपनीज लॉ एनफोर्समेंट को जानकारी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएं जब उनकी रिक्वायरमेंट हो, इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करें ताकि ये फ्रॉड रुके। जब ये फ्रॉड रुकते हैं तभी आपका बिजनेस चलता है, क्योंकि आज ऑनलाइन कहना तो आसान है लेकिन पब्लिक इस पर ट्रस्ट भी तो करे। अगर रोज फ्रॉड होंगे, रोज आपकी जो वर्किंग है डिसरप्ट होगी, तो कौन आप पे बिलीव करेगा, कौन ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहेगा। तो हमें, हमारी भी जिम्मेदारी है एज ए बिजनेस, एज ए एनवी, एज ई कॉमर्स, ऑब्वियसली लॉ एनफोर्समेंट की तो प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्राइम को रोकने में पूरी तरह से सतर्क रहें, अपनी पूरी कोशिश करें, और ऑल सेड एंड डन वो अपना कर भी रहे हैं। ठीक है, दे मे नॉट बी एज गुड एज से अमेरिका और व्हाटएवर, बट स्टिल थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो मुझे लगता है अगर हम दोनों लोग मिलके इंडस्ट्री और लॉ एनफोर्समेंट काम करें तो पब्लिक का ट्रस्ट, हमारे कस्टमर्स का, क्लाइंट का ट्रस्ट हमारे अंदर बना रहेगा और हमारे बिजनेस को प्रोग्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। Thank you very much. Now the floor open to the organizers and others for question. Thank you.
ध्रुव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, प्लीज। कम आ रही है? अभी आ रही है सर? हाँ हाँ, अब आई थोड़ी सी, प्लीज बोलिए सर। हाँ जी सर, तो ऑल पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन। सर आपका म्यूट दिख रहा है सर, ध्रुव जी आपका म्यूट दिख रहा है, प्लीज अनम्यूट कर लें। हाँ हाँ प्लीज, अब ट्राई करें सर आवाज। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं मुझे आ पा रही है समाओ। हेलो। हाँ हाँ, अब आई सर। हेलो। हाँ बताइए ध्रुव जी, अब आई। बिल्कुल, मैं कह रहा था जो भी पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस हैं, दे कैन रेज देयर हैंड्स ऑन द चैट, देयर इज अ फोरम एंड आई विल अनम्यूट देम एंड दे कैन सी क्वेश्चंस, बिकॉज हमारे पास अभी चैट पे 2 ही क्वेश्चंस हैं। अनुज जी, ये थोड़े टेक्निकल हैं, ये पूछ रहे हैं हैश असर्टेन कैसे होता है जी। और इमेज फाइल का बैकअप कैसे टेकअप होता है, एंड हाउ इज इरेज्ड डेटा एंड डिलीटेड फाइल्स रिकवर्ड। मैं बता देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, टेक्निकल जरूर है लेकिन आई थिंक क्यूरियोसिटी भी है और अच्छे सवाल हैं। देखिए, हैश वैल्यू का बेसिकली मतलब होता है, जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे वो कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, इमेज है, जैसे आपका स्टेटमेंट है या कुछ भी है, वो 0101 से बने होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारी हिंदी अंग्रेजी वगैरह कोई लैंग्वेज नहीं समझता, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है जो 01 में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फायदा उठाते हुए डॉक्यूमेंट की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया गया है, और हर डॉक्यूमेंट को उस मैथमेटिकल फार्मूला में जब डालते हैं, उसके लिए छोटे छोटे टूल्स हैं जो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, हम डाउनलोड कर सकते हैं गूगल में, हैश कैलकुलेटर के नाम से ले सकते हैं। तो अगर उस डॉक्यूमेंट में कोई छोटा सा भी चेंज होता है तो वो हैश वैल्यू बदल जाती है। तो बहुत अच्छे ये प्रश्न है और बहुत अच्छी वो टूल है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और सिर्फ फाइल को, फोल्डर को या डिस्क को आप उसमें लिंक दिखाइए, वो इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेगा। इट्स ए टोटली नॉन टेक्निकल यूसेज, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। हिंदुस्तान में MD5 और SHA1 हैश के 2 फेमस या प्रेफर्ड फॉर्मेट हैं। ग्लोबली अभी SHA-256 यूज हो रहा है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब भी हैश वैल्यू निकालें, अपने फॉर्मेट को जरूर लिख लें कि आपने कौन से फॉर्मेट के लिए है, MD5 है, SHA1 है या SHA-256 या कोई और भी फॉर्मेट है, और भी फॉर्मेट्स हैं जी। दूसरा क्वेश्चन था कि इरेज डेटा रिकवर कैसे होता है इन केस टॉर ब्राउजर यूज करा गया हो और आईपी एड्रेस का करेक्टली डिफाइंड ना हो। तो मुझे लगता है कोई 2 सवालों को मिक्स किया गया है। इरेज डेटा कैसे करते हैं, ये थोड़ा एक्सपर्ट जॉब है और इसका कोई स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह से इरेज किया गया है, कौन सा। मान लीजिए अगर आपकी मास्टर टेबल इरेज हो गई है, जो कि कई बार वायरस वगैरह की वजह से हो जाती है, कि जो डिस्क की मास्टर टेबल है, तो उसको रिकवर करने का दूसरा तरीका है। और अगर किसी ने सिर्फ डिलीट कर दिया है तो उसका अलग तरीका है, फॉर्मेट कर दिया है तो उसका अलग तरीका है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से और कौन सा डेटा डिलीट किया गया है। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है, बट काफी मामलों में हो जाता है। अब अगर फिजिकली डिस्क डैमेज है तो कई बार मुश्किल होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह से उसको किया गया है। अब जहां तक है टॉर एक अलग तरह की चीज है। टॉर या ऑनियन का बेसिकली मतलब ये है कि आपका जो आईपी है आप उसको जंप कर रहे हैं, देयर इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच वन ऑफ द आईपीज आर जंप। तो वो उसका डेटा रिकवरी से कोई खास लिंक नहीं, वो एक अलग तरह की चीज है। वो इंटरनेट ब्राउजिंग या जो हम नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं, तो अगर हम टॉर या ऑनियन का यूज करते हैं तो आईपी जंप हो जाता है। उसके भी तरकीबें हैं, स्टैंडर्ड तरकीब कोई नहीं। अगेन इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस की फर्दर आपने उसको क्या यूज किया है, कौन से सिस्टम से यूज किया है, उस सिस्टम में क्या सिक्योरिटी है, क्या बैकअप मैकेनिज्म वगैरह। एक इंटरेस्टिंग सवाल है सर कि what is the best way to safeguard while using interface such as AnyDesk, TeamViewer or any app that requires interface view? जब हम बात भी कर रहे थे कि रिमोट पे मॉनिटरिंग करने के लिए आप एक और पोर्ट ओपन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो AnyDesk या TeamViewer जैसे सॉल्यूशंस हैं,
ये तो 1-to-1 ऑन ट्रस्ट बेसिस ही यूज करे जा सकते हैं। इसको आप अलाउ करके छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इनके काम करने का तरीका ऐसा है कि ये आपके पोर्ट्स को ओपन करते हैं, सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं। इनके काम करने का तरीका ही ऐसा है, वरना वो एक्सेस ही नहीं ले पाएंगे आपकी। बट अगर आपको रिमोट की सपोर्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आपके पास टीम व्यूअर या एनीडेस्क के अलावा ये एक बहुत अच्छा आसान सस्ता तरीका है। लेकिन इसको आप साइबर सिक्योरिटी के लिए किसी थर्ड पार्टी को कंटिन्यूएशन में अलाउ नहीं कर सकते। दैट इज फॉर अगर आपके यहाँ कोई सॉफ्टवेयर की सडनली प्रॉब्लम आ गई, ट्रेडिंग के बीच में कोई ऐसी चीज आ गई कि आप बाहर से किसी को दिखाना चाहते हैं, तो अपनी निगरानी में आप उसको चलाने देंगे तभी ये सुरक्षित है, अदरवाइज ये सुरक्षित नहीं माना जाएगा। सर एक और सवाल है, डज एनएससी सिस्टम ऑडिट इंक्लूड साइबर सिक्योरिटी ऑडिट और इज इट डन सेपरेटली? नहीं, वो सेपरेट है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का जो ऑडिट है वो अलग है। Participants having questions, you can, I will unmute participants and participants can probably ask questions if they have any. एंट्री आई नहीं और ये रिजर्व सरप्लस क्या है? 3000 जो नोट दे दियो आगे 3000 वाला। तो अनुज जी, एक मेरा सवाल था कि ये जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, अब जैसे क्या होता है हमारे ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बहुत हैवी कंप्यूट पावर और बहुत हैवी डेटा का यूज होता है। तो जैसे आपने कहा कि किसी डल डे पे, सैटरडे या खाली दिन पे कोई पोर्ट को कोई एक्सेस कर लेता है, और ये छोटे ब्रोकर नहीं, बहुत बड़े, कुछ बड़े ब्रोकरों के साथ भी जो रोबस्ट सिस्टम्स फॉलो करते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे आपने कहा जहाँ डेटा होगा वहीं लोग चोरी करने आएंगे। तो इसके रिगार्डिंग कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एक कॉमन यूजर फॉलो कर सके अपने सिस्टम को, नॉट वेरी स्पेसिफिक टू आईटी बट समथिंग वेरी वेरी, अगर आपको सजेस्ट करें। अगर आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल के केस में मैं यही कहूंगा कि आपको अगर इंडिविजुअल कंप्यूटर पे सिक्योरिटी की बात करनी है तो जिसको हम लोग कहते हैं कि साइबर हाइजीन, बेसिक साइबर हाइजीन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। 2-3 छोटे छोटे प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। कोई भी लिंक ईमेल में आए आप उसको क्लिक ना करें। कोई भी लिंक आपके व्हाट्सएप में आए आप उसको क्लिक ना करें। अगर मान लीजिए आपके बैंक की तरफ से भी कोई लिंक आ रहा है तो आप उसको क्लिक करने की बजाय बैंक में ईमेल भेजें, ईमेल या बैंक में फोन करके उनसे अपनी क्वेरी रिजॉल्व करें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी जितने भी ये लिंक्स आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, चाहे नोन है, अननोन है, चाहे ऑफर के हैं, चाहे किसी, उसमें मैलवेयर है। वो एक सबसे बड़ा रिस्क आज सभी के सामने बना हुआ है। वो मैलवेयर एक बार आपके सिस्टम में अंदर आ जाता है तो आने के बाद वो आपके सिस्टम के जो पोर्ट्स हैं, जिसको हम लोग डोर्स भी कह सकते हैं थोड़ी देर समझने के लिए, वो ओपन कर देता है और फिर वो चुपके चुपके अपराधी आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल में ले लेते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस, और दूसरा जो हम लोग कई लोग अभी भी मैंने देखा एंटीवायरस को जो यूज कर रहे हैं वो लाइसेंस नहीं है। अच्छे लाइसेंस एक एंटीवायरस को लें और उसको स्क्रपलसली फॉलो करें। XXX वाली जो साइट्स हैं उसे वर्किंग कंप्यूटर या मोबाइल पर ना यूज करें। जो गेम्स और XXX टाइप की चीजें हैं उसको आपको यूज करना है तो उसके लिए एक सेपरेट फोन या सेपरेट पीसी रखें, क्योंकि उनके जो ज्यादातर लिंक्स हैं, जो उनकी वेबसाइट है, उसमें मैलवेयर है। टॉर से बचे। टॉर में जितनी भी फ्री मूवीज मिल रही हैं आपको, शेयरिंग वाली या बुक्स मिल रही हैं, वो सारी की सारी लेस्ड विद मैलवेयर है। तो जब तक आप ये बेसिक साइबर हाइजीन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ये रिस्क हमेशा बना ही है। वेरी वेल सर। मुझे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जी बताएं। जो डिजिटल सॉल्यूशन से आजकल जितना भी बिजनेस है एडवांस उसी से हो रहा है। जी। बिजनेस
तो यूएसए में जो साइबर अटैक हुआ है, ये कौन सी कंपनी, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी जो है, उसके बारे में कुछ आप लाइट थ्रो कर सकते हैं? देखिए, जो साइबर अटैक की बात है, तो मैं आपको एक या दो टिपिकल एग्जांपल बता सकता हूं कि साइबर अटैक कैसे होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों पे भी कैसे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका सिक्योरिटी नहीं होगी या उन्होंने कोई इसकी अरेंजमेंट नहीं की होगी, ऑब्वियसली की होगी, वो भी तो इस चीज को समझते हैं कि भाई हमारा इतना बड़ा सेटअप है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है, डेटा है। एग्जाम्पल जो मैंने आपको रामायण वाला दिया, 66% केसेस में जो हमारे इनसाइडर हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, चाहे वो हम खुद हैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अगर आप हैं, या कोई भी हमारा जो छोटे से छोटा भी पार्टिसिपेंट है, वर्कर है, उसकी एक छोटी गलती, उसने एक क्लिक कर दिया, एक ईमेल में लिख के आया कि भाई मैं आपका $5 मिलियन वाली जो ईमेल अफ्रीका से आती है वो आपको मिल रहा है। अब किसी को लालच आ गया, उसने कहा यार ये $5 मिलियन है, 5 मिलियन ना सही, आधे मिलियन सही, 5 लाख सही, 50 लाख सही, कुछ भी मिल जाए, चलो ले लो, फोकट में तो आ रहा है ना। बस उसने वो एक लिंक क्लिक कर दिया। तो एक लिंक क्लिक करने से क्या होता है, एक वायरस उसके कंप्यूटर में, मोबाइल में आ गया और फिर वो धीरे धीरे घूमता घूमता सारे सिस्टम में चला जाता है और फिर वो अंदर से आपकी जो सिक्योरिटी है उसको ओपन कर देता है। क्योंकि किसी भी किले का दरवाजा अंदर वाले जो सैनिक हैं, जो सेनापति हैं, वो तो खोल ही सकते हैं, क्योंकि आपको भी तो बाहर निकलना है कभी न कभी किले से। इट इज वेरी सिंपल, सेम मैनर। 66% तो ये रिस्क है। दूसरा, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया एपीटी, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, जहां पर वैल्यू है, पैसा है। तो जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, दुनिया भर के हैकर्स इस काम पर लगे हुए हैं और उनके पास ऑटोमेटेड टूल्स हैं जो ये खुद ही करते रहते हैं। वो टूल खुद ही आपके सिस्टम को बार बार चेक करता रहेगा, चेक करता चला जाएगा, चेक करता रहेगा, और उसे किसी दिन कोई पैच, जो मैंने कहा ना पैच अपडेट करना है, वो एक कमजोरी उसे मिल गई, और वहां से एक छोटी सी एंट्री बनाएगा और फिर अंदर आके फिर आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करेगा। तो ये 2 या 3 बड़े खास स्टैंडर्ड तरीके हैं कि डिस्पाइट यू है। इसीलिए सेबी ने आपसे टूल लगाने को नहीं कहा सिर्फ, अगर आप पूरे फ्रेमवर्क में देखें तो टूल का जिक्र तो मिनिमल है, ना के बराबर है। उन्होंने कहा है कि आप इस पूरे फ्रेमवर्क को बनाइए, पॉलिसी को बनाइए, ट्रेनिंग दीजिए लोगों को। तो जो ऐसे जो लूप होल हैं, टूल का रोल 5% है सिक्योरिटी में, 95% रोल लोगों का है, 95% रोल पॉलिसी का है। अब आपने अपने ऑफिस में लोगों से मना ही नहीं किया टॉर चलाने के लिए, TOR टॉर, उसमें क्या है, फ्री फिल्म मिलती है, फ्री बुक्स मिलती हैं, लोग चला रहे हैं। अब भाई आपने किसी दिन पूछा, देखा, बोले यार तुम ये क्यों कर रहे हो, बोले जी आपने तो कभी मना ही नहीं किया। फेसबुक चला रहा है बंदा आपके ऑफिस में बैठ के धड़ल्ले से, XXX देख रहा है, ठीक है जी, आपने उसको कहा भाई ये तुम ऑफिस, बोले जी काम तो कोई आपने बताया नहीं, मैं खाली था, मेरे का 5 बजे तक ऑफिस में बैठना है, 6 बजे तक ऑफिस में बैठना है, तो मैं यही करने लग गया, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है। आपकी पॉलिसी तो कुछ है ही नहीं, आपका प्लान तो कुछ है ही नहीं, आपने उसे रोका ही कब है, तो वो कर रहा है, तो वो कह रहा है जी इसमें गलत क्या है। मैनेजमेंट की तरफ से पॉलिसी बनाना, उसको लगातार मॉनिटर करना, लोगों को अवेयर करना, ट्रेनिंग करना, तभी आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की तरफ बढ़ पाओगे। केवल जो हम सोचते हैं हमने 10 लाख रुपए का टूल लगा लिया, 50 लाख का टूल, वेंडर आएगा वो तो अपनी बात करेगा ही कि जी मेरे टूल में ये खूबी है, मेरे टूल में वो खूबी है। अरे भैया लक्ष्मण रेखा तो पार कोई कर ही नहीं पाया, लेकिन सीता जी लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई, उसका इंतजाम उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने सिर्फ कह ही दिया था कि आपको बाहर नहीं आना है, लेकिन वो इस सिचुएशन को नहीं भांप पाए, समझ पाए कि यार अगर वो कोई साधु आएगा तो ये जो फ्रेमवर्क बनाए जा रहे हैं वो इन सारे एक्सपीरियंसेस को देखकर बनाया जा रहा है, इसीलिए उसको फॉलो करना इन टोटो जरूरी है, उसको ऑडिट करना। अग्रवाल जी, ये MCD का भी डेटा इस तरीके से हैक हो सकता है? इसका सर MCD सर किसी का भी हो सकता है। अब मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहूंगा और वो नाराज हो गए और उन्होंने मेरे खिलाफ डेफेमेशन नहीं, मैंने एक पेमेंट MCD को की थी और मेरा कार्ड हैक हो गया। SBI का कार्ड तो नहीं था आपका? इंसेंट का था। तो बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। कार्ड उसके ऊपर फॉरेन में ट्रांजैक्शंस भी हुई है जो डिक्लाइन हो गई बाद में। फिर मैं बता रहा हूँ ना सर, कार्ड हैकिंग, कार्ड जैकिंग, कार्ड क्लोनिंग, ये तो अगर हम छोटे अमाउंट्स की बात करें, 25-50 हजार 1 लाख तक के नुकसान की बात करें, तो मैक्सिमम ये हो रहा है। और अब इसके लिए इंश्योरेंस भी आ गया है।
2-3 कंपनियों ने इस टाइप के साइबर क्राइम के ऊपर इंश्योरेंस लॉन्च कर दिया। इनफैक्ट हम उनके इन्वेस्टिगेटर हैं, इसलिए हमें पता है। तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी ही आप लोगों को सबको अवेलेबल हो जाएगा। मेरे को तो ये समझ में आता है कि मेल के ऊपर अगर कोई भी ऐसी कोई मेल है, उसको खोलने के बाद उसको डिलीट कर देना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन ही नहीं खोलना नहीं है, खोलना ही नहीं, खोलना ही नहीं है। कहीं ना कहीं क्या होता है, हम में सब में एक टेम्पटेशन है, इंडियंस में थोड़ा ज्यादा है, हर चीज को खोल के देखें। ये जिस चीज से हमारा कुछ लेना देना नहीं है तो उसको देखना ही क्यों है। हम मतलब अगर वो नॉन पर्सन की मेल है, देन वी हैव टू एंटरटेन, अदरवाइज वी हैव टू अवॉइड ऑल दी। आप लोग सभी लोग सीरियल देखते होंगे ना, भाभी जी घर पर हैं। अरे भाभी जी घर पर हैं या नहीं हमें मतलब ही नहीं है उनसे, हमें तो ये देखना है कि भाई घरवाली घर पर है कि नहीं। लेकिन नहीं, घरवाली तो है ही है, बट भाभी जी का ध्यान रखना है। तो वो जो ईमेल हमारे काम की नहीं है, हमने उसे क्यों खोलना है? अब खोलने के बाद यार लिंक भी प्रेस कर दो, उसमें तो $5 बिलियन लिखा हुआ है, भाभी जी ने भेजे हैं साउथ अफ्रीका से हमारे। मैं कम से कम 15-20 मेल रोज डिलीट कर रहा हूँ जी, इस तरह की 15-20 कम से कम। बता रहा हूँ ना, वो भाभी जी ने लिख के भेजा है कि भाई वो हमारे पिताजी जो कि मैं वहाँ पे घाना में जनरल थे और उनका जो है हीरो की खदान थी, अब उनकी मेरे पास एक SMS आया जो ऐसा लगता था कि RBI से आया, तो बस और वो समझ में आ गई थी मुझे ये क्या है, मैंने उसको इमीडिएटली डिलीट कर दिया। जब तक हम इस वाले सीजन से बाहर नहीं निकलेंगे, इस रिस्क में पड़े ही रहेंगे। इस आदत को हमें छोड़ना ही पड़ेगा, वरना अपराधी इसका फायदा उठाते रहेंगे। बताइए ध्रुव जी, और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन आया है कि क्या विंडोज 10 डिफेंडर इनफ है प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक साइबर चैलेंजेस से? सर विंडोज 10 डिफेंडर विंडोज कंपनी की तरफ से है, और अगर उसकी मैंने यहाँ बुराई कर दी तो मैं आपके सेमिनार खत्म होने से पहले पहले मेरे खिलाफ सर इशू ये है कि सेबी के नॉर्म्स कहते हैं। नोटिस दे दें ध्रुव गुप्ता जी, आप ऐसा खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं, हो सकता है सर आपको इसका रेलेवेंस ये है कि सेबी कहती है कि विंडोज 7। देखिए ऐसा होता है, मैं यहाँ पर आपको एक ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी सर मैं आपसे ये इसका रेलेवेंस ये है कि सेबी के रूल्स कहते हैं कि विंडोज 10 इज अ सेफ प्लेटफॉर्म। विंडोज 7 कंप्यूटर्स होंगे तो आप सेबी से नॉन कंप्लायंट हैं, तो सारे मेंबर्स विंडोज यूज करते हैं। यहाँ पे ओपन सोर्स और लिनक्स की मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का जवाब देना बहुत कम है, इसलिए मेंबर्स का क्वेश्चन आ रहा है कि अगर विंडोज 10 यूज करना है तो उसके ही सारे स्वीट प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। दैट इज अ जनरल प्रैक्टिस दैट मेंबर्स बाय। मैं आपके प्रश्न की तरफ आ रहा हूँ। देखिए विंडोज 10 को जो वो सिक्योर बता रहे हैं, उसका आशय, उसका मतलब ये है कि विंडोज 7 के ऊपर अभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सपोर्ट बंद हो गया, यानी कि अब अगर उसमें कोई रिसर्च करने के बाद ये बताता है कि इसमें भाई ये रिस्क है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले उसको पैच नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हमने तो 7 को अब अपनी तरफ से सपोर्ट करना बंद कर दिया। लेकिन विंडोज 10 में भी प्रॉब्लम्स आती रहती है, जैसे कि मैंने आपको अभी कई एग्जांपल दिए कि हम लोग हर वीक एडवाइजरी इशू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के पैचेस को लेके। लेकिन उसमें क्या है कि वो माइक्रोसॉफ्ट खुद जैसे ही उनकी जानकारी में वो प्रॉब्लम आती है, दुनिया में कोई भी इस बात को उनकी नॉलेज में लाता है, वो इमीडिएटली उसको पैच करने के लिए आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर भेजते हैं सभी को, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, सेबी का कहना है कि ये चूंकि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सेफ रहेगा। 7 को तो वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो अगर मुझे या आपको किसी को पता भी चल जाए कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम खुली रहेगी। अब अगर वो प्रॉब्लम क्रिमिनल को भी पता है, उसे ये भी पता है कि इसको कोई सॉर्ट नहीं कर रहा है, तो अगर उसको कोई सॉर्ट नहीं कर रहा है तो फिर तो ऑब्वियसली वो एक रिस्क है, वो तो वो रास्ता वो लेगा और सीधे आपके सिस्टम में एंट्री कर जाएगा। डिफेंडर एक अलग तरह की चीज है, वो एक एंटीवायरस है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको यूज करना चाहते हैं या कोई और सोल्यूशन कैस्परस्की है या कोई इंडियन कोई कील है वो आप लगाना चाहते हैं एडिशनल, वो आपकी अपनी चॉइस है। विंडोज सेफ होने का मतलब ये नहीं है कि अगर विंडोज का जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है या उनका डिफेंडर है या जो उनके एडिशनल टूल है वो सारे सेफ हैं या केवल वही यूज करने हैं। आप बिल्कुल दूसरे टूल यूज कर सकते हैं, यू विल हैव टू एंश्योर कि वो बेटर हो विंडोज से कभी। एक क्वेश्चन और था सर इसमें मेंबर्स की तरफ से कि बहुत मेंबर्स थर्ड पार्टी या ऑफ द शेल्फ एप्स या सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जैसा कि आपने बात करी, एंड उसमें बहुत डेटा का जो से सेंसिटिव डेटा है वो कैप्चर होता है, तो
how to ensure or what are the best practices that जो vendors हैं या फिर third party service providers हैं वो इस डेटा को सिक्योरली प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ intended purpose के लिए यूज कर रहे हैं, that is that they are not further selling this data और marketing this data. इन सब चीजों के लिए क्या चीजें फॉलो करेंगे? आई थिंक बड़ा रेलेवेंट है कि दो चीजें हैं इसमें, बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। नंबर 1 तो इस सेबी सिक्योरिटी कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर जो वेंडर्स हैं, जैसे आपके यहाँ शिल्पी बहुत यूज होता है, बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, टैली तो ऑब्वियसली यूज होता है, या और भी आपने अपने बना रखे होंगे, आप किसी से लेते होंगे, वो वेंडर्स के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को सर्टिफाई कराएं कि वो साइबर सिक्योर है कि नहीं। पॉइंट नंबर 1, जब आपका ये साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस का कोई कंसल्टेंट काम कर रहा है आपके लिए, जो भी कर रहा है, वो आपको ये इंश्योर करे कि ये वेंडर का जो सॉफ्टवेयर है वो डेटा को बाहर तो नहीं भेज रहा। जैसे वो चाइनीज ऐप्स अभी सरकार ने बैन किए, क्यों किए? क्योंकि वो ऐप आपको जो कह रहे हैं बट वो नहीं कर रहे हैं, वो आपका डेटा आपकी जानकारी के बिना पहले बॉम्बे के किसी सर्वर में ले जाते हैं और फिर बाद में चाइना ले जाते हैं और उसका यूज मिसयूज करते हैं, आपको पता नहीं चलता। इसीलिए तो सरकार ने उनको बैन किया। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है नंबर 1 कि आप वेंडर को बोलें कि भैया ये जो साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप अपने सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं सर्टिफाई कराओ। ये तो उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर की जो डिजाइन है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनल है, उस पर तो आपकी एक्सेस है नहीं, वो तो वही जानते हैं, आप तो उसके इंटरनल को जानते नहीं है। और दूसरा, जब आपका कोई कंसल्टेंट या आप खुद इस कंप्लायंस के फ्रेमवर्क को अपने इम्प्लीमेंट करें, तो आप देखें कि वो जो सॉफ्टवेयर किसी ने लगाया है उसने कोई रास्ता तो नहीं खोल रखा है जिससे कि आपका डेटा बाहर जा रहा है, या अगर वो जा रहा है तो वो आपकी नॉलेज में है, आपकी कंप्लायंस से है, आपकी अनुमति से है, और वो कहाँ जा रहा है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप उसको बोलिए कि भैया हम ये काम नहीं करेंगे, और उसको ये रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जैसा कि मैंने बताया, लीक होता है तो एक व्यक्ति 1 करोड़ कंपनसेशन आपसे सीधा मांग लेगा। क्रिमिनल तो अलग की बात है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, उसको बाहर जाने से रोकना पड़ेगा। कोई जाने अनजाने, चाहे वो आपका वेंडर हो, चाहे आपका दोस्त हो, एम्प्लॉई हो, अगर वो पेन ड्राइव में बाहर ले जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन बाहर ले जा रहा है, तो आपको उसको रोकना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। सेक्शन 43A IT एक्ट, सेबी गाइडलाइंस, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर लगाती है। वो तो चोर है या नहीं है तो बाद में तय होगा, आपकी जिम्मेदारी तो बिल्कुल क्लियर है। यू विल हैव टू डू। सर ये भी पॉइंट था सर, FTP सर्वर के थ्रू एक्सचेंज डेटा प्रोवाइड करती है थर्ड पार्टी, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं उस FTP सर्वर को से डेटा डाउनलोड करने के लिए या फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सर वही जो आपने प्रिंसिपल्स बताए कि उस वेंडर की पॉलिसीज क्या हैं, उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए। उस वेंडर की पॉलिसी क्या है? एक तो आप उसको सर्टिफाई करने के लिए कहिए, और दूसरा, जब आप अपने यहाँ साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस फ्रेमवर्क कर रहे हैं तो आपके जो कंसल्टेंट है उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको ये गाइड करें कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका डेटा को बाहर चुरा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो चाहे कोई लेजिटिमेट पर्पस है चाहे वो नॉन लेजिटिमेट पर्पस है, एटलीस्ट आपकी जानकारी में तो वो चीज आनी चाहिए कि ये बाहर जा रहा है। हो सकता है आपको पता ही ना हो कि वो एक चाहे किसी पर्टिकुलर पर्पस से ले जा रहा हो, चाहे वो सिर्फ सो कॉल्ड सिक्योरिटी पर्पस से, जैसे कि बहुत सारे लोग मैंने आपको बताया कि ये बता रहे हैं कि भाई हम आपको रिमोट से आपकी सिक्योरिटी कर देंगे। अब वो उनका इंटेंशन चाहे अच्छा ही है, लेकिन अगर उन्हें उसको करना ठीक से नहीं आ रहा है या उसकी सिक्योरिटी वो नहीं कर रहे, तो आपका डेटा तो बाहर चला गया ना, तो आपके लिए तो रिस्क हो गया। उसकी जिम्मेदारी आपकी है, चाहे आप भले के लिए ही कर रहे हैं, चाहे वो आप एक राइट पर्पस से ही कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें गलती हो रही है, प्रॉब्लमेटिक है, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी। ध्रुव जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। जी सर। हमारे जो क्लाइंट्स ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, अगर उनके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? देखिए, आपके जो क्लाइंट ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ। उनके अगर सिस्टम में कोई मान लीजिए वायरस है, बड़े सिंपल सी बात है, तो आपका सिस्टम इस तरह से बना होना चाहिए कि जब वो उनसे कोई आप डेटा ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई KYC डॉक्यूमेंट आप उनसे अपलोड कराते हैं, जो रिस्क आएगा वो तभी आएगा जब वो KYC अपलोड करते हैं आपको, अदरवाइज तो आपसे सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप तो कुछ दे तो रहे नहीं है। तो आपका जहां पर सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर रहा है
उस जगह आपको अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा कि भाई वहां से अगर कोई वायरस या कोई चीज आ रही है तो आप उसी पॉइंट पे उसको रोक दें। तो हमारे जो फायरवॉल्स हैं वो इसको प्रोटेक्ट नहीं करते इन चीजों को। अब ये तो सर डिपेंड करेगा, मैंने तो आपकी फायरवॉल देखी नहीं है, आप मुझे अपनी दिखाओगे तो मैं बताऊंगा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ओ नेचुरल है, डिपेंड करेगा ना आपने कौन सी फायरवॉल किस तरह से कॉन्फ़िगर करी है नहीं करी है। बहुत समय क्या होता है सर, मैं आपको बताऊं कि हमने तो बहुत क्लाइंट्स का असेसमेंट किया है, टूल्स तो खरीद रखे हैं बड़े बड़े महंगे, लेकिन वो ठीक से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं जो उनका इंटेंडेड पर्पस है। और जो वो लॉग जनरेट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको वार्निंग जनरेट करते हैं, वो पढ़ता ही नहीं, किसी को पढ़ने ही नहीं आता वो। तो आप जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां खरीद रखी हैं, लेकिन आपका जो ड्राइवर है चलाने वाला, वो तो बेचारा वही अंगूठा छाप है, गांव से आया, उसको तो पता ही नहीं है कि यार इसमें क्या क्या वो तो कीज लगा के स्टार्ट करके आपको ले जाएगा बस और छोड़ देगा। तो छोड़ देगा, उसको पता नहीं है कि इसमें सिक्योरिटी का सिस्टम क्या, आपकी नई जो 2 करोड़ की आपने गाड़ी ली है उसमें सिक्योरिटी का क्या सिस्टम, उसे तो पता ही नहीं है। बिल्कुल अगर सही है। वो पता नहीं है तो फिर आई थिंक इस होने का आपको फायदा कुछ नहीं मिला। दरअसल में आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उस टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना जी, वो भी तो एक दिक्कत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप जिस कंसल्टेंट को इस काम के लिए अपने साथ इंगेज कर रहे हैं सर, आई थिंक एक अगर आप कुछ इस बारे में लाइट शेड करें। बहुत सारे कंसल्टेंट जो बने हुए मार्केट में घूम रहे हैं एक्सपर्ट, और मैंने कहा कि मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मैं बार बार इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ। वो आपके सामने आके गोलमोल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आदमी को लगता है यार ये बड़े जानकार हैं, फीस छोटी सी लगाते हैं ताकि आप एक बार उनके चक्कर में फंस जाओ, बाकी तो फिर वो अपना गोलमोल घुमाते रहेंगे कि जी मेरे से हार्डवेयर ले लो, आप मेरे से सॉफ्टवेयर ले लो, उनको लगता है कहीं ना कहीं हम कमाई लेंगे, यू नो। दैट्स व्हाट जो आदमी कंसल्टेंट है ना, उससे आप कभी कोई सामान मत खरीदो, वरना लैक ऑफ नॉलेज जो है ना जी बहुत नुकसान दे सकती है ना सर। इसीलिए तो ये एनवी ने इतना अच्छा आज है, और मेरे ख्याल से हम सभी लोग एनरिच। दैट्स व्हाई मैं भी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम। ये तो देखिए, जानकारी तो किसी को भी, मैंने कहा ना, परफेक्ट नहीं होती। हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, हम भी आपसे करते हैं, आपकी परेशानी समझते हैं। वो तो कह रहे हैं सर बिफोर वी मूव टू क्लोज द सेशन, वन मोर क्वेश्चन सर, अगर थोड़ा आप लाइट थ्रो करें कि बिकॉज हम बात कर रहे हैं एज अ स्टॉक ब्रोकर या मार्केट इंटरमीडियरी, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर और वेंडर्स को यूज कर रहे हैं जो आउटसाइड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे टैली हो गया, शिल्पी हो गया, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हो गया, और बहुत सारा डेटा ऐसा है जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। तो थोड़ा अगर हम नेटवर्क मैनेजमेंट कि हाउ वी शुड हैव डिफरेंशिएटेड नेटवर्क, कि बैक ऑफिस नेटवर्क अलग हो, ट्रेडिंग नेटवर्क अलग हो, और डेटा प्रोसेसिंग नेटवर्क अलग हो, थोड़ा उसके बारे में अगर आप लाइट शेड करेंगे तो आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मेंबर्स, बिकॉज बहुत सारे मेंबर्स आजकल डेटा क्लाउड पे लेके जा रहे हैं, तो एक लेयर ऑफ डेटा ट्रांसमिशन और बढ़ गया है इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके अराउंड अगर मेंबर्स को थोड़ी नॉलेज या बेस्ट प्रैक्टिस मिले कि क्लाउड पे सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है, या फिर क्लाउड को कैसे सिक्योर करना है, क्योंकि क्लाउड के लिए भी आजकल अजूर हो गया या फिर AWS हो गया, वो सारे मेंबर्स नहीं लेते, बहुत मेंबर्स लोकल क्लाउड्स भी ले लेते हैं, और उनके अंदर शायद अगेन वही जैसा हम लोकल कंसल्टेंट्स की बात करी, उतने बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो नहीं हो रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा ध्रुव जी आपने प्रश्न किया, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि क्लाउड आज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे जो पूरा IT का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और छोटा ब्रोकर हो, मिड साइज ब्रोकर हो, या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी लोग कहीं ना कहीं क्लाउड को यूज जाने अनजाने दोनों तरीके से कर रहे हैं। देखिए क्लाउड क्या है, बहुत ब्रीफली समझते हैं। क्लाउड एक ऐसी मैकेनिज्म है जो हमें एक सस्ते रेट पर डेटा को स्टोर करने की एक एडिशनल फैसिलिटी इंटरनेट पे देता है। अब इसके फायदा तो ये है कि सस्ता है, और हम इसको कहीं से भी यूज करें तो हमें ये अवेलेबल हो जाता है। अभी लॉकडाउन में अगर ऑफिस पूरी तरह से बंद हो गया, हालांकि ब्रोकर्स का तो नहीं हुआ क्योंकि वो एसेंशियल में आते थे, तो उनको सरकार ने खुली छूट दी, अच्छा भी रहा। तो उस केस में हमें क्या होता है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करना पड़ता है, और ये काम जो जैसा कि आपने बताया कि अमेजन का AWS है या अज़ूर है या IBM है, जो भी है, वो लोग उसका मैनेजमेंट करते हैं, तो उस परेशानी से एक कंपनी इससे बच जाती है। बट दैट इज ऑल्सो ट्रू कि क्लाउड एक आपको फर्दर
एक एक्सेस पॉइंट बनाता है जहां पर आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे किसी पॉइंट को कोई इविल माइंडेड आपका एम्प्लॉय या इंटरनल व्यक्ति या कोई बाहर का व्यक्ति मिसयूज कर सकता है। क्लाउड में 2-3 छोटी छोटी समस्याएं और होती हैं। क्लाउड स्टोरेज आपने ले लिया, आपने उस पर बैकअप डाल दिया या कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी, थोड़े दिनों बाद वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, तो किसी को ये भी पता नहीं होता कि कितने जीबी और कितने जिलियन डेटा आपने वहां पे डाल रखा है। वो तो कभी जब इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी और इनकम टैक्स वाले उठा के उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 5 साल में हमने क्या सही गलत किया था, और वो और सब जगह से हटा दिया लेकिन क्लाउड पे पड़ा हुआ चुपचाप, किसी को पता भी नहीं है। एक समस्या और हो सकती है कि अगर वो क्लाउड कंपनी डाउन हो जाए, कल को उनका धंधा बंद हो जाए, वो चाइना इंडिया का कोई समस्या हो जाए और वो चाइना में उनका सर्वर हो, कल को यूएस वाले कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि भाई तुमने ये फलाना जो है टॉफी बिस्किट या चॉकलेट बना दिया और जो अमेरिका के कंपटीशन में हो तुम लोग, तो हम ये वाला तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। सब होता रहता है। तो उस डेटा का क्या होगा अगर वो कंपनी काम करना बंद कर दे या उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन हो जाए, तो ये भी एक क्लाउड को लेकर समस्या बनी हुई है। आपने दूसरा प्रश्न ये किया है कि हमारे यहाँ अलग अलग बैक ऑफिस हो, थर्ड पार्टी का अलग नेटवर्क हो। तो देखिए वो डिपेंड करता है कि आप का ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है और आप अपने आप को कितना सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनको अलग अलग करते हैं तो फिर आपको फिजिकली डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, कोई हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, कोई पेन ड्राइव के माध्यम से करना पड़ेगा। तो वो एक एडिशनल फैक्टर अपने आप में बन जाएगा कि कल को वो हार्ड डिस्क लेके कोई चला जा रहा है बाहर, तो डेटा आपका बाहर जा रहा है। तो इसको तो जब भी आप अपना ये साइबर सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर इसके लिए क्लियर गाइडलाइंस दी हुई है और आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर आपको मूवेबल हार्ड डिस्क या मूवेबल पेन ड्राइव को रखने की छूट नहीं है। अगर आपको सपोज डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको उस हार्ड डिस्क को एक बॉक्स बनवा के ताला लगा के रखना है, उसे 2 केबल बाहर निकाल देने हैं। आप समझ रहे ना, ये मेरा देसी तरीका है काम करने का कि आपका काम भी हो जाए और कंप्लायंस भी हो जाए बिना किसी कॉस्ट को बढ़ाए हुए। तो आपको ये इंश्योर करना ही पड़ेगा कि कोई ऐसी मूवेबल डेटा स्टोरेज आइटम नहीं हो, चाहे पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव भी आजकल 256 जीबी की भी आती है, सब तरह की आती है, मोबाइल में भी 256 जीबी आ जाता है। तो कोई आपका डेटा पूरे साल भर का 5 साल का ट्रेडिंग डेटा, क्लाइंट डेटा लेकर बाहर निकल जाए। इसी तरह से ईमेल में होता है, बहुत सारी कंपनी में केवाईसी डेटा स्टेटमेंट सब जीमेल और पर्सनल ईमेल के थ्रू चलता रहता है और वो एम्प्लॉय के लैपटॉप में या एम्प्लॉय के मोबाइल में या उसकी जीमेल पर पड़ा रहता है। कल को वो छोड़कर जाता है तो सारा का सारा लेकर चला जाता है। और अगर आपकी उसकी बनती नहीं है, कोई झगड़ा फसाद हो गया है, कोई आपसी मन मुटाव है, तो फिर वो बाद में धमकी भी देता है कि जी मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, नहीं तो मेरे को आप इतने पैसे दे दो वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों को आपको ख्याल रख के अपना फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा ताकि आज और आज से आने वाले टाइम में, कल में, साल में, 2 साल में इस तरह की समस्या आपको ना खड़ी हो। फ्रेमवर्क जब आप ये सारी चीजें इसमें टेकअप हो जाती हैं और मैं समझता हूँ कि 90% वो आपके कवर हो जाएंगे। हाँ सही बात है। नहीं जी और बताएं। पहले दिल्ली में करना था, नहीं था शुरू में, तो नहीं जाता था। Any participants having any other questions? Otherwise, we will culminate the session by calling our Vice Chairman, P.P. Agarwal ji, to give the vote of thanks. अग्रवाल जी एक सेकंड, आप म्यूट पे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं या फिर आपने म्यूट करा? हाँ जी, अब अनम्यूट है। Very good evening, friends. I thank Mr. Anuj Agarwal for the interactive webinar on COVID-19 cyber security challenges and recommendations in the scenario of work from home. I also thank Mr. Dhruv Gupta, Convener, Technology Committee, NVNR, for organizing such a beautiful webinar. A special thanks to the members who spared their valuable time for the webinar. I am sorry that I could not invite all of you for the high tea.
Thanks to the chair. Dhruv ji, हाँ जी, हाँ जी. how? Just a second, sir. Yeah. Yes. Thank you all for participation. I think Midha ji, we can bring the session to an end. We should conclude with special thanks to Mr. Anuji with expectation for the next more lengthy program. Because he Definitely. is a think tank and he is a big guide for Send your queries on WhatsApp. and we can send him mails for any query and he will be helpful every time. I hope so. Definitely. I hope Mr. Anuj will take care for all the. Thank you, Anuji. Thank you so much. We are so grateful to you for sparing time for us. Thank you, sir. मैं तो हिंदुस्तान में हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं वो लोग मुझे अपनी क्वेरीज ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस कुछ ना कुछ कोई मैटर होता है तो भेजते रहते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगता है एंड इट इज ऑलवेज गुड कि कोई भी मुझे क्वेरी भेजता है, तो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड अवेलेबिलिटी आई विल ऑलवेज entertain and try to reply. This is my WhatsApp number and this is my email ID. Sir, one more last question, sir. राहुल मलिक जी का क्वेश्चन आया है कि सर आपने बोला कि एक नॉलेजेबल कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है जो हमारे को सही तरीके से गाइड करे जी. तो एक आध कुछ आप की पॉइंट्स या जैसे आपने हाइजीन चेक्स बताए जिनसे हम एक कंसल्टेंट को रीच कर पाए या फिर उनको हम ऑन बोर्ड ला पाए एंड वी कैन एटलीस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट दैट ही डज नॉट टेक अस फॉर अ राइड. मैं आपको फिर से एक बार पॉइंट्स दिखा दे रहा हूँ जो आपने फॉलो करने हैं फ्रेमवर्क में. ब्रॉड पॉइंट्स में आप एक बार ध्यान से देख लें, तो उसके फोटो खींच लें. वैसे तो ये नोन इंफॉर्मेशन है. देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर अपने के साथ मिलके फॉलो कराने हैं. गवर्नेंस, identification, protection, access control, physical security, network security, data security, hardening, application security, certification of off-the-shelf products, branch management, disposal of storage devices, VAPT, vulnerability assessment and penetration testing, monitoring and detection, response and recovery, sharing of information, training and education, system managed by vendors, systems managed by MIIs, periodic audit. आप जिस भी कंसल्टेंट से कभी भी कोई टाई अप करते हैं, बात करते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, इन 20 चीजों का जवाब आप उनसे मांगिए कि भैया ये कैसे आप करोगे हमारा. अगर वो इन चीजों को करने में सक्षम है, कर पा रहे हैं, आपको सेटिस्फैक्टरी बता रहे हैं, तो आई थिंक ही इज द राइट कंसल्टेंट. और अगर वो इन चीजों को आपकी नहीं कर पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं या उसमें से लिमिटेड जवाब दे रहे हैं, देन इफ यू आर इंगेजिंग देम you are doing it at very well said, sir. Thank you, sir, and thank you for your time. Thank you for all the participants to be here. And as sir said, we shall share any more queries or specific requirements on sir's email ID and WhatsApp. And I hope this is fruitful. Thank you all. Thank you. Take care. Bye bye. Bye bye.